Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 9 in a force and law of motion. Next topic is third law of motion. ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो पहले दो लॉ हमने कर लिए हैं, फर्स्ट लॉ हमने कर लिया डिस्कस, सेकंड लॉ भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ ए बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर इन ए डायरेक्शन, मान लो कि एक बॉडी जो है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है किसी डायरेक्शन में, तो देन द सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन दी फर्स्ट बॉडी। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, इसका मानना ये है हमारे पास बेटा कि एक बॉडी जो है मान लो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी के ऊपर क्या करेगी बेटा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। ये हमारे पास क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सपोज कर लो कि हमारे पास क्या है, दो बॉडी हैं, जैसे मान लो कि ए और बी, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसके द्वारा समझाता हूं कैसे। मान लो कि ए बॉडी ने फोर्स अप्लाई किया किसके ऊपर, बी के ऊपर, ठीक है। ए बॉडी फोर्स अप्लाई कर रही है बी के ऊपर, तो जो बी बॉडी है वो भी अप्लाई करेगी फोर्स ए के ऊपर। यही हमारे पास क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक है। मतलब एक बॉडी जो है ए है, वो एफ फोर्स अप्लाई कर रही है बी बॉडी के ऊपर, तो बी बॉडी भी क्या है, एफ फोर्स अप्लाई करेगी ए बॉडी के ऊपर, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो जो हमारे पास फोर्स लगता है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है, पहली और दूसरी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझाएंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अब इसके अंदर सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमारे पास लगती हैं, तो दो फोर्स होता है, एक होता है हमारे पास एक्शन फोर्स और एक होता है बेटा रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास दो फोर्स होती हैं इसके अंदर, एक एक्शन फोर्स होता है और एक रिएक्शन फोर्स होता है। अब एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअल में होता क्या है। मान लो कि मेरे पास कोई गन है, ठीक है, तो गन से मैं क्या कर रहा हूं, बुलेट को फायर कर रहा हूं। तो गन से बुलेट को फायर करूंगा तो बुलेट जा रही है इस तरफ, ठीक है। मेरे पास कोई गन है, ठीक है, गन से मैं बुलेट को फायर कर रहा हूं बेटा, तो हमारे पास गन से जो बुलेट निकली है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, ओके। ये तो हमारा क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। तो एक्शन किस तरफ हो रहा है, एक्शन फोर्स किस तरफ हो रही है, इस तरफ। और आपको पता है जब आप गन से बुलेट को फायर करते हो तो हमारे पास क्या होता है, हमें झटका लगता है। जैसे हम बुलेट फायर कर रहे हैं गन से, तो एकदम जो बुलेट है वो तो आगे की ओर मूव करती है और हमें झटका पीछे की ओर ऐसे लगता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे पास जो गन था, गन ने किसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया बेटा, बुलेट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, इसलिए बुलेट जो है वो आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है। और हमारे पास जो बुलेट था उसने किसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, गन के ऊपर किया, जिसकी वजह से हमें बैकवर्ड रिएक्शन होता है और जिसकी वजह से हमें क्या लगता है बेटा, झटका लगता है। तो रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा, गन के अंदर पीछे वाली साइड हो रहा है, जिसकी वजह से थ्रस्ट उसके ऊपर अप्लाई होता है, और थ्रस्ट अप्लाई होने पर हमें क्या होता है बेटा, झटका सा फील होता है जब हम किसी गन से क्या करते हैं, बुलेट को फायर करते हैं, ठीक है। तो गन से बुलेट को फायर किया तो गन का फोर्स किसके ऊपर लगा बेटा, बुलेट के ऊपर लगा, तो बुलेट क्या करगी, आगे की ओर मूव करगी। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्शन फोर्स। और जो हमें झटका महसूस हुआ वो क्या हुआ बेटा, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, दो फोर्स होती हैं इसके अंदर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, एक होता है एक्शन फोर्स और दूसरा होता है रिएक्शन फोर्स। अगर एक्शन इस साइड होगा तो हमारा हमेशा रिएक्शन क्या होगा, अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास होती हैं, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल बताता हूं वन बाय वन, उसकी हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है, ओके। उससे पहले एक स्टेटमेंट देखो, हमारे पास यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख रखी है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, कि हर एक एक्शन का हमारे पास क्या होगा,
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे गन से बुलेट को फायर कर रहे थे तो एक्शन हो रहा है, उसका अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो जो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है वो हमारे पास यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कैसे? अगर ये जो हमारे पास लॉ होता है बेटा वो किन्हीं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, सेम ऑब्जेक्ट के बीच में कभी नहीं होता। हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में होता है जिनके अंदर हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या होती है बेटा, अप्लाई होती है। अगर एक्शन इस तरफ हो रहा है तो रिएक्शन क्या होगा, अपोजिट साइड हमारे पास अप्लाई होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इसकी जो स्टेटमेंट है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है वो यही है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन। अब देखो कुछ एग्जांपल की हेल्प से हम अच्छे से समझेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको पता भी लग जाएगा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट में हमारे पास जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्यों नहीं एप्लीकेबल होता। ओके, तो सुनो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है पर्सन मूव ऑन ए सरफेस। मान लो कोई पर्सन जो है, मैं चल रहा हूं किसी सरफेस के ऊपर, मान लो मैं किसी सरफेस के ऊपर चल रहा हूं, किसकी वजह से, एक्शन और रिएक्शन की वजह से। कैसे? मान लो कि मैं किसी सरफेस के ऊपर चल रहा हूं तो जो मेरे फिट और फिट जो है, फिट का कांटेक्ट किसके साथ है, रोड के साथ है या नहीं है? तो रोड क्या कर रहा है बेटा, हमारे पास हमारे फिट को क्या कर रहा है, आगे की ओर मूव करवा रहा है। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, जो रोड और फिट के बीच में जो हमारे पास फोर्स लग रहा है वो एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों लग रहा है। ठीक है, मान लो कि हम आगे की ओर मूव कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, रोड की हेल्प से। तो रोड क्या कर रहा है बेटा, हमारे पास क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है पीछे की ओर, हम आगे की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई पर्सन जो है सरफेस के ऊपर कैसे मूव करता है, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स की वजह से। मान लो हम रोड के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक्शन पीछे की तरफ हो रहा है और रिएक्शन क्या हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है, जिसकी वजह से हम रोड के ऊपर अच्छे से मूव कर रहे हैं। सेकंड देखो, सेकंड बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, ड्यूरिंग द स्विमिंग ए स्विमर पुश वाटर बैकवर्ड बाय हिज हैंड एंड लेग्स, अप्लाई फोर्स, देन द रिएक्शन ऑफ दिस फोर्स मूव हिम फॉरवर्ड। जब आप स्विमिंग करते हो किसी वाटर के अंदर, ठीक है, तो स्विमिंग करने पर हम क्या करते हैं, हम अपने हाथ और पैर क्या करते हैं, वाटर के अंदर ऐसे मारते हैं ना बेटा, ऐसे करते हैं ना। ठीक है, हम हाथ और पैर मतलब क्या कर रहे हैं, हाथ और पैर की वजह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है किसके अंदर, वाटर के अंदर हो रहा है, ये हम एक्शन अप्लाई कर रहे हैं वाटर के अंदर, और हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, हम आगे की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम स्विमर जो है, एक स्विमर जो है बेटा, जब वाटर को पुश करता है अपने हैंड और लेग्स के द्वारा, तो उस टाइम क्या होता है, उसके ऊपर एक्शन करता है वाटर के ऊपर, और उसका रिएक्शन क्या होता है, वो आगे की ओर मूव करता है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, वो आगे की ओर मूव कर रहा है, वो क्या है, रिएक्शन है, और पीछे की ओर हैंड्स और लेग्स की हेल्प से वाटर को पीछे की ओर धकेल रहा है, वो क्या है हमारे पास बेटा, रिएक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वाटर को वो जब पुश कर रहा है अपने हाथों और लेग्स के द्वारा, तो हमारे पास यहाँ पे एक्शन हो रहा है, और उसका रिएक्शन क्या होगा, वो आगे की ओर मूव कर रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। आगे देखो, जैसे एरोप्लेन है बेटा, तो एरोप्लेन के आप ब्लेड्स देखे होंगे, एरोप्लेन के जो पंखे से होते हैं, ब्लेड होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े से ब्लेड। जैसे ये एरोप्लेन है, मान लो ये एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन के आपने ब्लेड से देखे होंगे, ये वाले, ये ब्लेड देखे हैं या नहीं देखे, सभी ने देख रखे हैं ना एरोप्लेन के ये वाले ब्लेड। तो इन ब्लेड का काम क्या होता है एरोप्लेन के, सुनो ध्यान से, द ब्लेड ऑफ प्रोपर ऑफ एरोप्लेन थ्रो एयर बैकवर्ड। जो ब्लेड होते हैं हमारे पास किसके, एरोप्लेन के, वो एयर को पीछे की ओर धकेलते हैं, एयर को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिसकी वजह से एरोप्लेन जो है आगे की ओर मूव करता है। तो एरोप्लेन जो है हमारे पास एयर के अंदर कैसे मूव करता है, इन ब्लेड्स की वजह से। ये ब्लेड क्या करते हैं बेटा, एयर को पीछे की ओर धकेल रहे हैं, तो एक्शन हो रहा है पीछे की तरफ और रिएक्शन हो रहा है आगे की तरफ, और एरोप्लेन आगे की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास एक और चीज देखो यहाँ पे, नेक्स्ट देखो हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल है रॉकेट का। यहाँ पे मैंने रॉकेट बना रखा है, ठीक है, जैसा भी बना है ठीक बना है। रॉकेट क्या है हमारे पास, देखो रॉकेट के अंदर आपने देखा होगा, रॉकेट की साइंस क्या होती है,
रॉकेट के अंदर पीछे से क्या निकलती है, आग निकलती है। तो आग क्या करती है बेटा, उसके अंदर एक्शन फोर्स लेके आती है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होता है ऊपर की ओर, मतलब ये जो गैस है हमारे पास ये क्या कर रही है बेटा, एक्शन कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से अपोजिट साइड में क्या होगा, रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से रॉकेट जो है आगे की ओर मूव करेगा और आग निकलेगी पीछे की तरफ, ये एक्शन हो रहा है, और रॉकेट ऊपर की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्शन इस तरफ है और रिएक्शन क्या है, इस तरफ है। तो ये भी रॉकेट को ऊपर ले जाने के पीछे साइंस क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है। तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अगर एक्शन होगा तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होगा, और यही हमारे पास क्या होता है बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को कंजर्व करना, मोमेंटम को कंजर्व करना, इसका मीनिंग क्या है आपको पता है। ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास मोमेंटम वाली, ये कहां से ली गई है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर मैंने आपको पहले करवाया था मोमेंटम, उसके बाद करवाया था क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल m इंटू में v, ठीक है, मास इंटू में वेलोसिटी, वो हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको करवाया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि हमारे पास डेल p अपॉन में t, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर जितना चेंज आ रहा है हमारे पास वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कोई डाउट नहीं है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट डेल पी क्या होता है, मैंने आपको बताया था डेल पी क्या होता है, डेल पी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल मोमेंटम होती है P2 माइनस P1। तो यहाँ पे P2 माइनस P1 है अपॉन में टाइम t, ठीक है। अब देखो हमारे पास सपोज कर लो कि अगर हमारे पास कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं है, मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास जो मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा, क्या उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ठीक है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, उसके ऊपर हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तभी उसकी वेलोसिटी के अंदर क्या आता है, चेंज आता है। जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तभी हमारे पास क्या आता है बेटा, मोमेंटम के अंदर चेंज आता है, ठीक है। अगर मान लो कि f हमारे पास 0 हो जाए तो मोमेंटम के अंदर कोई चेंज होगा, f को 0 रख दिया तो मोमेंटम भी f इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0, P2 माइनस P1 इक्वल टू क्या होगा 0, तो P2 किसके इक्वल हो जाएगा, P1 के, मतलब मोमेंटम जो फर्स्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, मोमेंटम सेकंड के। तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा किसके अंदर, मोमेंटम के अंदर, और इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। सुनो ध्यान से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मीनिंग क्या है, जहां पे हमारी मोमेंटम सेम रहेगी, मोमेंटम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब आती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें, जब अनबैलेंस फोर्स हमारे पास क्या हो, 0 हो। जब हमारे पास अनबैलेंस फोर्स 0 है तो हमारे पास तभी हमारे पास क्या होगा, P1 किसके इक्वल होगा, P2 के। मोमेंटम पहली किसके इक्वल होगी, मोमेंटम दूसरी के। यहाँ पे मोमेंटम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, मोमेंटम हमारी हमेशा क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी, उसकी वैल्यू इक्वल रहेगी, उसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को निकालते हैं। सपोज कर लो मेरे पास लेट सपोज कर लो मेरे पास 2 बॉल हैं बेटा, एक बॉल है A और दूसरी बॉल है B, ठीक है। मेरे पास 2 बॉल हैं, इन बॉल का पहली बॉल का मास मेरे पास m1 है, दूसरी बॉल का मास क्या है, m2 है, ठीक है। और ये जो बॉल है हमारे पास वो क्या कर रही है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u1, और इसकी क्या होगी, u2 होगी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे दोबारा से फिर देख लो कि हमारे पास क्या है इसके अंदर। अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर सुनो ध्यान से, इसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास 2 बॉल हैं, एक बॉल A है, दूसरी बॉल B है।
इसका मास मैंने आपको पहले बता रखा है m1 है, इसका मास क्या है m2 है। तो ये हमारे पास क्या कर रही है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। मान लो ऐसे मूव कर रही हैं, सपोज कर लो ऐसे ये मूव कर रही हैं, ओके। तो हमारे पास, ठीक है, ये हो गया u1 है तो ये u2 मान लो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है तो यही मानेंगे हम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखो हमारे पास इसके अंदर कि जब ये जो बॉल है आपस में कोलिजन करेंगी, मान लो ये दो बॉल हैं, ठीक है, एक का A है और एक B है, ये दोनों आपस में टकराएंगी, तो टकराने पर कैसे जाएंगी, जब एक बॉल की फोर्स किसके ऊपर लगेगी, दूसरी बॉल के ऊपर, और दूसरी बॉल की फोर्स क्या लगेगी, एक बॉल के ऊपर। तो अब ये जो आपस में टकराएंगी तो क्या होंगी, ऐसे जाएंगी कि या नहीं जाएंगी, ऐसे टकरा के पीछे की ओर इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो ये देखो हमारे पास सेकंड केस क्या होता है, जब A बॉल और B बॉल जो है आपस में क्या हो रही है बेटा, टकरा रही हैं, तो ऐसे हो रहा है। ये क्या शो कर रहा है, B बॉल का फोर्स A के ऊपर लग रहा है और A बॉल का फोर्स B बॉल के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो मैंने ये क्या शो किया है, A बॉल का फोर्स जो है B बॉल के ऊपर अप्लाई हो रहा है और B बॉल का फोर्स जो है A बॉल के ऊपर अप्लाई हो रहा है। जब इनके बीच में क्या होगा बेटा, कोलिजन होगा, जब ये बॉल आपस में क्या होंगी बेटा, टकराएंगी, ठीक है। अब टकराने के बाद आपको पता है एक बॉल जो A है वो इस तरफ मूव करेगी और जो बॉल B है वो क्या करेगी, इस तरफ मूव करेगी। तो आपको पता है मास तो सेम रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, ठीक है। कोलिजन करने के बाद आफ्टर टाइम t हमारे पास इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास दो बॉल हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही हैं, ठीक है। मूव करेंगी तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u1 और u2 होगी। मास क्या होगा, m1 इसका और इसका m2। जब वो कह रहा है कि दो बॉल आपस में टकराएंगी, तो दोनों बॉल आपस में टकरा रही हैं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगी, मूव करेंगी। तो यहाँ पे बॉल आपस में टकरा रही हैं, एक बॉल का फोर्स दूसरी के ऊपर अप्लाई हो रहा है और दूसरी बॉल का फोर्स ए बॉल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगी, अब मूव करेंगी, ठीक है, कोलिजन करने के बाद। तो कोलिजन जब हो रहा है तो आफ्टर टाइम t के बाद हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी थी, कोलिजन करने के बाद क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v1 और v2। ये हमारे पास क्या है, ये क्या शो कर रहा है, ये जो हमारे पास टकराने के बाद एक हमारे पास बॉल इस तरफ मूव करेगी, दूसरी बॉल इस तरफ मूव करेगी, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। अब सुनो, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम ये निकालेंगे कि जो मोमेंटम है हमारे पास, ठीक है, किसका निकालना है, बॉल A का। तो फर्स्ट ऑफ निकालता हूं मोमेंटम मेरे पास किसका, बॉल A का। तो बॉल A का मोमेंटम निकालना है मेरे को, कब का, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का, ठीक है। कोलिजन करने से पहले मेरे पास मोमेंटम क्या था, बॉल का, और कोलिजन करने के बाद जो मोमेंटम है मेरे पास बॉल का वो क्या है। तो सुनो ध्यान से, मोमेंटम जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, पहले वाला मोमेंटम क्या है, m1 और u1 है, कोई दिक्कत। और दूसरा आफ्टर कोलिजन करने के बाद बॉल A का जो मोमेंटम पहले ये था और कोलिजन करने के बाद क्या हो गया, m1 v1 हो गया। तो ये माइनस में आएगा m1 और v1, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, सही रहेगा, m1 और v1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि जब मोमेंटम हमारे पास निकालना है बॉल A का, तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, तो हमारे पास मोमेंटम क्या आएगा, m1 और u1 है, और इसका मोमेंटम क्या है, m1 और v1 है, ठीक है। ये तो था बॉल A का। अब देखो इसके अंदर हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आ रहा है। जब भी मोमेंटम के अंदर चेंज निकालते हैं तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया है, चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए नीचे हम t लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, मोमेंटम हमें निकालना है किसका, मोमेंटम किसका निकालना है, बॉल B का। मोमेंटम अगर निकालना चाहती हो बॉल B का, तो बॉल B का मोमेंटम कैसे निकलेगा, वही बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या होगा,
बिफोर तो था m2 और u2, बिफोर क्या था m2 u2, और आफ्टर क्या था m2 और v2, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है अभी, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, ये मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए नीचे टी लगाएंगे तो ये सेकंड इक्वेशन आ गया, ओके। अब देखो आगे हमारे पास क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से, ये दोनों इक्वेशन निकाल दी है हमने, ठीक है, बॉल ए की और बॉल बी की। अब आपको मैंने ये बताया था कि जब कोलिजन करते हैं तो बॉल ए का फोर्स बॉल बी के ऊपर अप्लाई होता है और बॉल बी का फोर्स बॉल ए के ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सुनो ध्यान से, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है हमारे पास कि फोर्स जो है बॉल को, फोर्स जो है हमारे पास किसका, बॉल ए का किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, फोर्स जो है हमारे पास, फोर्स जो है बॉल ए का वो अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, बी के ऊपर। ये इक्वल होता है फोर्स जो है बॉल बी का वो अप्लाई होता है किसके ऊपर, ए के ऊपर। यही होता है ना हमारे पास, बॉल ए का फोर्स अप्लाई हो रहा है बी के ऊपर, ये इक्वल होता है फोर्स बॉल का बी के ऊपर, बॉल बी का ए के ऊपर अप्लाई हो, ठीक है, यही होता है हमारे पास, ठीक है। न्यूटन कौन सा होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर मान लो कि F12 मतलब बॉल ए का फोर्स बी के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो इसको ये लिख दो, ये किसके इक्वल होगा, अपोजिट होता है हमेशा, तो ये होगा FBA, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बॉल जो ए है उसका फोर्स ए का बी के ऊपर और बी का ए के ऊपर, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा, ठीक है, मैंने आपको बताया था इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो FAB इक्वल माइनस FBA, तो यहाँ पे दोनों का रख दो, जो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर जो चेंज आया है हमारे पास, देखो ये F के इक्वल ही होता है मोमेंटम के अंदर जो चेंज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास, तो हमारे पास FAB माइनस FBA आ गया, ठीक है। यहाँ पे रख दो FAB, इसकी वैल्यू रख दो पहले वाले की M1 U1 माइनस M1 V1 अपॉन में T, ये इक्वल हो गया माइनस कौन सा, ये M2 U2 माइनस M2 V2, ये दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया, ठीक है, ये वाली और ये वाली इक्वेशन को। अब देखो T से T कैंसल आउट, यहाँ पे वैल्यू क्या रह जाएगी, M1 U1 माइनस M1 V1, ये इक्वल आ गया किसके, माइनस M2 U2 के, माइनस माइनस का क्या हो गया प्लस का M2 V2, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, U वाले इकट्ठे कर देंगे, तो U वालों को इकट्ठा कर दो तो क्या आएगा, M1 U1 माइनस का U2 इधर जाके प्लस का हो गया, तो क्या हो गया M1 U2 इक्वल, ये हो गया माइनस का है इधर जाके किसका होगा प्लस का, तो ये हो गया M1 V1 प्लस M2 V2। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन हमारे पास आ गई किसकी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। मतलब M1 U1 किसकी, M1 U1 प्लस M1 U1 प्लस M1 U2 M1 V1 प्लस M2 V2। ये देखो हमारे पास दोनों साइड इक्वल जैसे हैं, ठीक है, दोनों साइड क्या है हमारे पास, इक्वल क्या है हमारे पास, मोमेंटम है, जिसका मतलब हमारे पास जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो उनका जो मोमेंटम है हमेशा सेम रहता है। देखो यहाँ पे सेम है M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2। जब इनका रिलेशन निकालेंगे, इनकी मोमेंटम निकालेंगी तो इसकी मोमेंटम इसके क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो दोबारा देख लो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या होता है। हमने क्या ले रखा था बेटा, हमने क्या लिया था, दो बॉल ली थी A और B। दोबारा से फिर देख लो, दो बॉल है A और B, इसका मास M1 है, इसके ऊपर इनिशियल वेलोसिटी है U1, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है या इनिशियल मोमेंटम से मूव कर रहा है, ओके। और ये इसका मास M2 है और ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन करने के बाद मैंने आपको बताया था क्या होगा,
ए का फोर्स बी के ऊपर अप्लाई होगा, बी का फोर्स ए के ऊपर अप्लाई होगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये भी मैंने आपको बताया था, ए इस तरफ मूव करेगा, बी इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, मोमेंटम बॉल ए का निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन के लिए हमारे पास क्या है, देखो बिफोर कोलिजन के लिए तो m1 u1 है, तो m1 u1, फिर आफ्टर कोलिजन के लिए हमारे पास क्या आएगा, आफ्टर कोलिजन के बाद हमारे पास क्या होगा, इसका m1 होगा, इसका v1 और इसका m2 और इसका v2। तो देखो m1 u1 है और यहाँ पे आ गया m1 v1, वही लगा दिया, m1 u1 माइनस m1 v1 अपॉन में t, जितना हमारे पास मोमेंटम आया। फिर मोमेंटम के अंदर चेंज निकालेंगे तो हमेशा t नीचे लगता है। इक्वेशन फर्स्ट मान ली। ऐसे ही मोमेंटम बॉल b का निकालना है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन के लिए। बिफोर के लिए तो m2 u2 है, फिर आफ्टर के लिए है m2 और v2, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम नीचे लगाएंगे t, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास आपको पता था जब दोनों बॉल आपस में कोलिजन करेंगी तो एक बॉल इस तरफ मूव करेगी, दूसरी इस तरफ, क्योंकि फोर्स जो है बॉल ए का बी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, फोर्स बॉल बी का ए के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ए का बी के ऊपर, ये अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होता है तो हमेशा माइनस साइन बीच में आएगा, तो माइनस साइन इसलिए हमने लगाया है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो एफ बी ए, तो दोनों का इक्वेशन भर दो, इसका भी और इसका भी वैल्यू, यहाँ पे इसका और इसका दोनों का वैल्यू भर दिया, टी से टी कैंसल आउट, m1 u1 माइनस m1 v1, ये माइनस का साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ओके। उसके बाद देखो u वाली जो इक्वेशन है एक तरफ कर लो, v वाली इक्वेशन एक तरफ कर लो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल आ रही है, एक जैसी आ रही है। देखो m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2। तो इसका मीनिंग जब किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, उसका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। उसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, ओके। फर्स्ट देखो हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है सुनो ध्यान से। ए बुलेट ऑफ मास इज 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड, ठीक है। हमारे पास कोई बुलेट है, ठीक है, जिसका मास क्या है 20 ग्राम है, उसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है, किस वेलोसिटी से, 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फायर किया गया है किसी पिस्टल से, ठीक है। उस पिस्टल का मास कितना है, 2 kg है। व्हाट इज द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, पिस्टल की रिकॉल वेलोसिटी हमने निकालनी है। मान लो ये पिस्टल है, ठीक है, इस पिस्टल से हमने क्या किया है, गोली को निकाला है, ठीक है, इस पिस्टल से गोली को निकाला है हमने, ठीक है। और ये 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ओके। तो इस पिस्टल का मास कितना है, 2 kg है, ओके। और हमारे पास क्या है, ये जो बुलेट है इसका मास कितना है हमारे पास, दे रखा है 20 ग्राम, ओके। और आपको पता है अपोजिट साइड में भी क्या होगा, v होगा हमारे पास। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सुनो ध्यान से। व्हाट इज द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, पिस्टल की रिकॉल वेलोसिटी निकालनी है। बुलेट की वेलोसिटी हमें दे रखी है, पिस्टल की हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये वाली वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो, एक तो देखो हमारे पास बुलेट का मास, बुलेट का मास को मान लो m1 मान लिया, ठीक है। m1 हमारे पास क्या है, बुलेट का मास, बुलेट का मास कितना है 20 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो तो क्या आएगा, 20 अपॉन में 100, 0.02 kg, ठीक है, ओके। 1000 आता है, ओके। तो ये 20 से 20 कैंसल आउट और ये क्या हो गया 0.02 kg, ओके। नेक्स्ट देखो हमारे पास m2 लगा लो। हमारे पास मास किसका है बेटा, m2 मास है हमारे पास पिस्टल का, m2 मास हमारे पास पिस्टल का वो कितना है 2 kg है। फिर v1 लगा लो, v1 हमारे पास क्या है, v1 सपोज कर लो मास जो है हमारे पास v1 वो है इसका, v1 मास ये है हमारे पास सपोज कर लो, और v2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो v1 मास किसका है हमारे पास, बुलेट का है। तो बुलेट इतनी स्पीड से आगे की ओर मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है, तो ये मास हमने ये ले लिया, ओके। अब v2 मास हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, v2 हमें फाइंड आउट करना है। तो रिकॉल वेलोसिटी जो है पिस्टल की वो हमने यहाँ से निकालनी है। तो बिल्कुल आसान है,
दोबारा से देख लो, ये बुलेट है, मास 20 ग्राम, M1 मान लिया, हॉरिजॉन्टली फायर्ड हो रहा है, किस वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से फायर्ड हो रहा है। फिर पिस्टल का मास कितना है, 2 kg है। V2 हमने फाइंड आउट करना है, मतलब जब बुलेट से हमारे पास क्या होगा, गन से हमारे पास बुलेट फायर होगा इस तरफ, इस वेलोसिटी से जाएगा, उसके अपोजिट की जो हमारे पास V है वो हमें फाइंड आउट करना है बस, ठीक है। तो V कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जब हमारा गन होगा रेस्ट में, गन हमारा क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। गन हमारा रेस्ट में है तो उस टाइम हमारे पास जो मोमेंटम है, उस टाइम मोमेंटम क्या होगी, उसको मान लो P1, तो उस टाइम जो मोमेंटम है वो हमारे पास P1 है, तो वो क्या होती है हमारे पास, मोमेंटम P1 क्या होगी, 20 ग्राम, इसका क्या है, दोनों की देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, M1 ये मास भी लेंगे और M2 मास भी लेंगे और प्लस V वेलोसिटी भी लेंगे। तो देखो 0.02 प्लस में इसका मास भी आएगा, ठीक है, और इनटू में हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी V भी आएगी। वेलोसिटी V कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास जीरो है, जब हम क्या कर रहे हैं, गन एट रेस्ट में है, तो P1 क्या आएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर P2 निकालना है, P2 हमारे पास क्या है, जब गन हमारे पास क्या है, सपोज कर लो कि गन हमारे पास क्या है, अब गन को हमने फायर कर दिया, गन से फायर कर दिया, तो बुलेट हमारे पास क्या हो गया, बुलेट हो गया मोशन के अंदर। तो अब हमने निकालना है, तो P2 मोमेंटम क्या आएगी, P2 मोमेंटम क्या आएगी, दो चीजें आएंगी, एक तो ये 0.02, ठीक है, प्लस में हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी है 150, प्लस में दूसरा हमारे पास मास कितना है 2, ठीक है, 2 kg मास है, इनटू में इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, जो इसकी बिल्कुल अपोजिट होती है, वो कौन सी होती है, V, या V2 मान लो, सेम ही है। अब देखो हमारे पास इससे क्या आता है, P2 निकालेंगे यहाँ पे, तो P2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0.02, तो ये निकलेगा 0.022 बाय में 100 इंटू में 150, तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 5 पे गया और ये पे गया 3 पे, ठीक है, तो ये प्लस 2V आ गया, तो ये P2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3 आ गई, यहाँ से 2V, ठीक है। अब देखो P1 और P2 हमारे पास आ चुका है, ठीक है, तो टोटल मोमेंटम निकालनी है हमारे पास। टोटल मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, टोटल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में क्या होता है, जब हम कंजर्वेशन निकालते हैं तो P1 किसके इक्वल होता है, P2 के, ठीक है, तो P1 इक्वल टू P2 होता है जब हमारे पास टोटल क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो P1 क्या है, 0 है, P2 कितना है 3 + 2V है, यही है हमारे पास। तो यहां से V निकालेंगे तो क्या आएगा, 2V इक्वल क्या आ गया -3, तो V इक्वल क्या आ गया -3/2, तो ये कितना आ गया 1.5, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वेलोसिटी आ गई कितनी, -1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बिल्कुल आसान था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देख लो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोबारा से देख लो, क्या था हमारे पास, क्या था, मास दे रखा है किसका, गन का 2 kg, मास बुलेट का दे रखा है 20 ग्राम, फिर वो V वेलोसिटी से बुलेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो 150 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है इस साइड। हमें पिस्टल की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो हमारे पास M1 क्या हो गया 20 ग्राम, इसको इसमें चेंज कर दिया, M2 क्या हो गया इतना, V1 हमें दे रखा है, V2 हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गन जब हमारे पास रेस्ट में है तो बुलेट भी क्या होगी, रेस्ट में होगी, तो P1 निकालेंगे, तो दोनों मास देखने हैं, 0.02 किसका मास है हमारे पास, बुलेट का मास है, प्लस में किसका मास, गन का मास, इनटू में इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे क्या होगी 0, तो P1 क्या आ गया 0। जब हमारे पास बुलेट क्या है, मोशन में है, तो पहले P1 मोमेंटम थी, अब क्या होगी P2, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर क्या आ गया, चेंज। तो पहले कि देखो 0.02 इंटू में 150, मतलब M इंटू में V, यहाँ पे भी M इंटू में V, ठीक है, ये बुलेट का मास है और ये किसका है, गन का, ठीक है, दोनों में आपस में जोड़ दो, ये देखो यहाँ से 3 ले लिया और यहाँ से 2V,
तो P2 इतना आ गया 3 + 2v। अब आपको पता है टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, P1 किसके इक्वल होता है, P2 के। तो P1 क्या है, 0 है, P2 3 + 2v है। यहाँ से v की वैल्यू निकाल दो तो क्या आ गई, -1.5 मीटर/सेकंड। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, वो पहले वाला एक जैसा का क्वेश्चन है जिसे हमने पहले वाला किया था। पहले मोमेंटम निकाली थी, फिर दूसरी मोमेंटम निकाली थी, दोनों मोमेंटम को एक दूसरे के इक्वल रख दिया था पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, वैसा ही ये क्वेश्चन है, सेम है। तो इस क्वेश्चन में भी देख लो क्या होता है, सेम वही प्रोसेस होगा जो पीछे वाले में हुआ था। ओके, तो आपको पीछे वाला भी अब बिल्कुल पता लग जाएगा इस क्वेश्चन से कि पीछे वाला क्वेश्चन हमने कैसे किया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर/सेकंड onto a stationary cart with a frictionless wheel. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart start moving? Assume that there is a no external force working on the horizontal direction. देखो हमारे पास क्या है बेटा, मान लो कोई कार्ट है ऐसे, ठीक है, ऐसे कार्ट है हमारे पास, आपने देखा होगा ऐसा कार्ट दे रखा है ना। वो कह रहा है कि इस कार्ट का जो मास है वो 3 kg है। मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है। इस पर्सन का जो वेलोसिटी है हमारे पास, इस पर्सन का जो मास है वो कितना है बेटा, 40 kg है। इस पर्सन का मास क्या है बेटा, 40 kg है। ओके, और वो जंप कर रहा है किसके ऊपर, ये जंप कर रहा है इस कार्ट के ऊपर। और कार्ट आपको पता है ऐसे मूविंग करता जाएगा। जब इसके ऊपर ये पर्सन जंप करेगा इसके ऊपर, तो हमारे पास क्या होगा, वो कह रहा है कि किस वेलोसिटी से आ रहा है। पहले ये देखो पर्सन किस वेलोसिटी से आ रहा है, पर्सन हमारे आ रहा है 5 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसके ऊपर जंप करेगा। तो ये जो कार्ट है वो v वेलोसिटी से क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। तो ये कार्ट जो है v वेलोसिटी से इस ओर मूव करेगा। ओके, अब हमें क्या करना है इसके ऊपर, वो कह रहा है कि हमें ये अज्यूम करना है कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई नहीं किए है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की ओर। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा कि वेलोसिटी निकालनी है जब कार्ट हमारा मूव करेगा। ओके, तो मान लो ये हमारे पास कार्ट है, इसके ऊपर पर्सन दौड़ के आ रहा है इस वेलोसिटी से, 5 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी से मूव करके आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर जंप करेगा, ये कार्ट जो है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके, अब हमने ये बताना है कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि फोर्स तो इसने अप्लाई की है तभी ये आगे की ओर मूव किया है। हमने ये अज्यूम कर लेना है कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई हमने नहीं की है। तो हमने क्या निकालना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसको मिटो दूं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सबसे पहले मोमेंटम पहली निकालेंगे। पहली मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2। तो हमारे पास वही m1 क्या है, मास गर्ल का 40 kg है, इनटू में v1 वेलोसिटी कितनी है, 5 है। ठीक है, प्लस m2 मास किसका हो गया, कार्ट का। m2 मास किसका है, कार्ट का। कार्ट का मास कितना है, 3 kg, इनटू में v2। कार्ट की जो वेलोसिटी है जब वो स्टेशनरी है, जब वो रेस्ट पे है, जब वो रेस्ट पे होगा तो कार्ट मूव करेगा क्या, कार्ट मूव ही नहीं करेगा। तो कार्ट मूव नहीं करेगा तो कार्ट की वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये क्या हो गया, 0। तो 40 प्लस कितना हो गया, 200। तो ये मास हमारे पास कितना आ गया, तो P1 कितना आ गया हमारे पास बेटा, 200। बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास वो जो पर्सन है, वो जो गर्ल है, उस कार्ट के ऊपर जंप कर रही है। ठीक है, जंप कर रही है तो कार्ट क्या करने लग गया, v वेलोसिटी से मूव करने लग गया। अब हमारे पास क्या है, कार्ट क्या है, मोशन में है। तब जब कार्ट हमारा मोशन में होगा तो मोमेंटम क्या होगी, P2 होगी। तो वही m1 v1 प्लस m2 v2 ये हमने फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, m1 v1 कितना है, 40 इंटू में 5 क्यों होगा भाई, क्योंकि हमारे पास 40 है। ठीक है, मास तो उतना ही रहेगा लेकिन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो v, ये तो उस पर्सन का वेलोसिटी था जब उसके ऊपर आके जंप किया। तो कार्ट मूव कर रहा है तो पर्सन भी क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे v आएगा। m2 क्या है, कार्ट का मास है कितना है, 3 इंटू में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि हमें वेलोसिटी v ही दे रखी है। जिस वेलोसिटी से वो पर्सन जो है उसके ऊपर बैठा वो मूव कर रहा है, प्लस कार्ट भी मूव कर रहा है। तो हमारे पास क्या आएगा, 40 v प्लस
3v कितना आ गया, तो P2 कितना आ गया 43v, तो P2 कितना आ गया बेटा 43v। तो P1 निकल गया हमारे पास, P2 निकल गया है। अब आपको पता है टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमें क्या करना है, P1 को P2 के इक्वल रखना है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर किया था, ठीक है। तो P1 कितना है 200 है, P2 कितना निकाल दिया 43v, यहां से v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, v की वैल्यू निकालो, तो 43v इक्वल में 200, तो v क्या आ गया 200 में 43, तो ये इससे कैंसल आउट होगा कितने पे जाएगा 4.65 पे, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। बिल्कुल सेम था पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। आपने क्या करना है, कोई गर्ल है जिसका मास क्या है 40 kg है, वो जंप कर रही है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो जब पहले रेस्ट पे है तो मोमेंटम निकालेंगे m1 v1 m2 v2, 40 मास किसका है गर्ल का, इनटू में जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है और जंप कर रही है किसके ऊपर, काट के ऊपर। तो रेस्ट में है काट, तो हमारे पास 3 kg, वेलोसिटी 0 होगी, तो मोमेंटम निकाल ली। जब मोशन में हुआ तो हमारे पास काट की वेलोसिटी भी v होगी, पर्सन की भी वेलोसिटी क्या होगी v होगी, तो दोनों की वेलोसिटी हमारे पास क्या है, मास लिख देना है, वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी। तो P2 निकाल लिया। अब P1 इक्वल टू P2 क्यों रखा, क्योंकि हमने नो एक्सटर्नल फोर्स माना है, और नो एक्सटर्नल फोर्स हो तो हमारे पास क्या होता है, टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। तो P1 इक्वल टू P2, इसके इक्वल रख दो, हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा V। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, ऐसे क्वेश्चन आंसर डन कर सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसे टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन आंसर जो न्यूमेरिकल हैं ऐसे डन कर सकते हैं, ओके। तो बेटा आज हमने क्या डिस्कस किया, पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था, फिर उसके कुछ एग्जांपल डिस्कस किए, उसके साथ हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस किया और उसके कुछ न्यूमेरिकल डन किए। इनको आपने अच्छे से देख लेना है, अगर कोई डाउट्स हो तो बता देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।